राधे राधे, जय श्री कृष्ण साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। और आज हम जो है कम से कम आपको 80 जो है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उत्तर प्रदेश से जो भी है। और जो भी ये क्वेश्चन बताएंगे वो आपके यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था। वह किस नाम से चर्चित था? तो कहेंगे मध्य देश के नाम से उसे जाना जाता था। ठीक है। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? तो कहेंगे मथुरा। तो मथुरा जो है कह सकते हैं कि मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश से ये जो है नगर जो है क्या था, मतलब जुड़ा हुआ था। ठीक है। और एशिया के साथ भी संबंध था मथुरा से, जो एशिया से जुड़ा हुआ था। तीसरा है सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सिराज ए हिंद जो है आपको आपके जौनपुर जिला को कहते हैं, जौनपुर जिला को। चौथा क्वेश्चन है राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस खेल से, किस स्थल से था? ठीक है। किस स्थल से था? तो कहेंगे कालपी। ये उत्तर प्रदेश के कालपी से थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कालपी से थे। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। कहेंगे कहाँ? तो सबसे पहला प्रारंभिक विस्फोट जो है कहाँ से हुआ था? तो कहेंगे मेरठ से हुआ था। ठीक है। अगला कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित वाला क्षेत्र कौन था? तो जब ये विद्रोह हुआ, पहला प्रारंभिक विस्फोट हुआ, तो वो तो मेरठ में हुआ ही हुआ था। लेकिन जो है सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? तो कहेंगे अवध और बुंदेलखंड हुआ था। ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने, किसके द्वारा की गई थी? तो कहेंगे जॉर्ज यूले के द्वारा। तो कहेंगे जॉर्ज यूले के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला है कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं रह गई थी? तो कहेंगे झांसी। तो कह सकते हैं झांसी जो है, जो झांसी जिला है वो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। ठीक है। आगे देखिए। अगला है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में किसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के का जो है नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो कहेंगे खान बहादुर खान ने। ठीक है। तो खान बहादुर खान ने इन्होंने किए थे। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कहेंगे मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है। याद रखिए बस क्वेश्चन। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसका लिंक। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो कहेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान जो है हुई थी। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है आपके गांधी जी के द्वारा जो ये किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और उसी समय जो है काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। और ये जानते हैं कहाँ है? बनारस में। ठीक है। चलिए आगे 11 क्वेश्चनों के 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला 12वां क्वेश्चन है कि चौरा चौरी की घटना कब घटित हुई? तो कहेंगे 1922 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से याद रखिएगा इसको। ठीक है। तो 1922 में कौन सी घटना हुई थी? कहेंगे चौरी चौरा का घटना हुआ था। कहाँ पे? तो कहेंगे गोरखपुर में। याद रखिएगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सबसे सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन था? तो कहेंगे मेरठ, क्योंकि यहीं से प्रारंभ हुआ था। अभी आप प्रश्न को देखे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया? तो कहेंगे सत्य भक्त ने। ठीक है। सत्य भक्त के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब घटित हुई थी? तो कहेंगे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को ये जो है घटना हुई थी घटित।
1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार स्थापना कर दी गई थी? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी, तो बताइए इसका क्या होगा। तो कह रहा है कि बलिया, तो कह सकते हैं कि जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी, तो कहेंगे बलिया जिले में कर दी गई थी। 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कहेंगे आचार्य JB कृपलानी। ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी में 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित किया गया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है 1885 से 1947 के बीच जो है आपके उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ था? तो कहेंगे 8 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है हुआ था। ठीक है, आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत के जो है समय हुई थी। ठीक है, नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हुए थे? तो कहेंगे अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में। ये काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो कहेंगे बुंदेलखंड। ठीक है, प्राचीनतम शैलों से ये निर्मित है। आप जाइए वहां देखिए, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? ये नहीं आता तो कहेंगे आगरा। ठीक है, आगरा जो दक्षिण भाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो है आपका कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे ये जो है आपके पठारी भूभाग में पड़ता है, दक्षिण के जो है पठारी भूभाग में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए 24वां। देखिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? उत्तर प्रदेश जो है किस अक्षांश और किस देशांतर के मध्य स्थित है? तो कहेंगे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक की आपके जो बीच जो उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% कन्फ्यूजन बन जाएगा ऑप्शन में लेकर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? कहेंगे पूर्व में जो है इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता पूर्व में। ठीक है, पूर्व दिशा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अगला है कि वर्तमान में अब जानते हैं उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या है? संयुक्त प्रांत है। ये तो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या था प्राचीन नाम इसका? संयुक्त प्रांत था। लेकिन ये पूछा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश को पूर्व में, ठीक है, पूर्व दिशा में, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो कहेंगे कितना है? 2,49,411 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो कहेंगे 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, कहेंगे दिल्ली। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कहेंगे चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? तो राम मऊ। ठीक है, तो पहला नंबर पे कौन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान होगा। उसके बाद से क्या होगा? तो कहेंगे आपका महाराष्ट्र होगा। उसके बाद से कौन होगा? मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद से कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उसके बाद से कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। उसके बाद से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो कहेंगे गोंडवाना लैंड का। ठीक है, कौन किस भूभाग का? तो कहेंगे गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? कहेंगे तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो कहेंगे नीलगिरी पहाड़ी सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? देखिए पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो कहेंगे 650 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कितना है? 50, यानी 650 है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? कहेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ये स्थित है। सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जो है इन्हीं दोनों जगह पर है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो कहेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी यहाँ की जलवायु है, ठीक है। अगला इसका प्रश्न 36वां है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो कहेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसून से होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए है कि वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में जब जो बरसात का मौसम आता है तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो कहेंगे 75 से 80% जो है वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभक्त किया जाता है? तो कहेंगे 2 जलवायु विभागों में विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहेंगे गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो कहेंगे पश्चिम गंगा मैदान का जो है तापमान सबसे कम रहता है। आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। देखिए क्षेत्र की बात किया तो कहेंगे तराई क्षेत्र, जिले की बात करेंगे थे गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कहेंगे पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी, पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये आप सबको पता होगा, गंगा नदी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कहेंगे सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि अयोध्या नगरी में जो है श्री रामचंद्र की जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रश्न को। आगे देखिए प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, लखनऊ में कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए वाराणसी बिल्कुल है, कानपुर, हरिद्वार, लखनऊ, तो कहेंगे लखनऊ जो है आपका गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो कहेंगे संगम, ठीक है। और संगम नगरी आप जानते हैं किसको बोला जाता है? तो कहेंगे प्रयागराज को कहा जाता है। 47वां क्वेश्चन है गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल में कौन सी सहायक नदियां नहीं है? यानी गंगा नदी की जो है कौन सी सहायक नदियां नहीं है? घाघरा, गोमती, यमुना या चंबल? तो कहेंगे गोमती नदी नहीं है, ठीक है। गोमती नदी नहीं है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है तो कहेंगे राजघाट बांध परियोजना का नाम बदल के जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? तो कहेंगे अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। और ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? तो कहेंगे ये उत्तराखंड में दोनों ये पाई जाती हैं, और ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है उनका घटता क्रम क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी और राप्ती नदी, ठीक है। ये आप सबको पता है। चलिए आगे देखिए। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया है? तो कहेंगे 1985 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? किसका बीहड़ों का निर्माण करती है? तो कहेंगे यमुना नदी। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारीछा बांध किस नदी पर? तो कहेंगे बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर।
याद रखिएगा। और बेतवा नदी पे माता टीला जो है बांध जो है इसी पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि लखवाड़ा ब्यासी परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है, कौन सा जिला लाभ नहीं उठा पाता है, तो कहेंगे रामपुर जो है नहीं उठा पाता है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो कहेंगे माता टीला, बेतवा नदी पर ये स्थित है। देखिए बताए ही हैं अभी। आगे देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो कहेंगे शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की क्या है, सबसे ये लंबी नहर है, याद रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा होता है, सिंचने वाली भूमि जो है कितना नहरों द्वारा होता है, तो कहेंगे 20.5% जो है नहरों के द्वारा ही होता है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो है नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्रफल यानी नलकूपों के द्वारा जो है सिंचाई होता है। ठीक है। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हम 58 प्रश्न बता दिए हैं। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगा, इसलिए जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बाकी प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो साथियों आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।